तुम ठीक हो गई मेरी बहन? हाँ, मैं ठीक हो चुकी हूँ। गिरी देखो, नीरजा को होश आ चुका है और वो मुझसे बात कर रही है। अब मैं अपने सफर में काफी आगे आ चुका हूँ। गिरी की सिखाई हर तकनीक मुझे आगे बढ़ने में मदद कर रही है। आज वो ना होता तो शायद मैं कभी महारथी बनने के अपने इस सफर में आगे ना बढ़ पाता, और मेरी बहन, शायद मैं उसे भी कभी नहीं बचा पाता। उसके लिए मुझे इस सफर के मुकाम तक जाना होगा। महारथी बनने के सफर में आदित्य अब काफी आगे निकल चुका था। वो कंचनजंगा पर्वत की उस प्रतियोगिता में जीत चुका था। आदित्य उन 5 योद्धाओं में अपनी जगह बना चुका था जिन्हें महारथी बनने के सफर में आगे बढ़ने का मौका मिला था। प्रतियोगिता खत्म होते ही आदित्य एक लकड़ी के सहारे गिरी के पास लौटने लगा। उसके मन में कई सवाल थे। उन सवालों की उलझन के साथ वो पहाड़ के रास्ते पर निकल पड़ा। मेरी बहन नीरजा, वो कैसी होगी? क्या मैं उसे पूरी तरह ठीक कर पाऊंगा? और मेरा भाई, क्या मेरा भाई मुझे फिर से वापस मिलेगा? आदित्य अपने इन सवालों के साथ रात भर सफर करते हुए कालीढंग पहाड़ के पास पहुंच गया। पहाड़ों के पीछे से सूरज उगना शुरू हो चुका था। तभी उसकी नजर गांव की एक नदी पर पड़ी। उसे देख आदित्य को उस नदी की याद आई जहां वो अक्सर अपनी बहन के साथ खेला करता था। उसकी आंखें नीरजा और अपने परिवार को याद करते हुए नम हो गई। तभी उसके शरीर पर लगे जख्म उसे दर्द देने लगे। उसके शरीर पर अनगिनत जख्म थे। वो नदी किनारे अपने शरीर पर लगे खून को साफ करने लगा। खून और जख्म से सना उसका शरीर पहले से थोड़ा कमजोर हो चुका था। तभी अपनी चोट को धोते हुए आदित्य की चीख निकली। ये जख्म। आज मैं इस नदी में अपनी चोट साफ कर रहा हूँ। कभी मैं इस नदी में हमारे पूरे परिवार के साथ मछली पकड़ा करता था। मैं और नीरजा पिताजी के साथ दिन भर नाव में घूमा करते थे। वो भी क्या दिन थे। मैं पिताजी के साथ मछली पकड़ना सीखता था, नीरजा और भाई को तैरना सिखाता था। कितनी अच्छी जिंदगी थी हमारी। अचानक से सब कुछ जैसे किसी आंधी के साथ उजड़ कर रह गया। ओह, मेरा परिवार। खैर, मुझे जल्द से जल्द गिरी से मिलना होगा। उसे कितना कुछ बताना है। मेरी जीत के बारे में जानकर वो कितना खुश होंगे। आदित्य अपनी लाठी के सहारे उठकर फिर से पहाड़ की ओर निकल पड़ा। अपने ख्यालों में डूबा आदित्य कब गिरी के घर पहुंच गया उसे पता ही नहीं चला। गिरी अपने घर के बाहर ही अभ्यास कर रहा था। उसे देखते ही आदित्य ने उसे गले से लगा लिया। गिरी, हम जीत गए। हमारी मेहनत सफल हुई। मैंने उन राक्षसों को हरा दिया गिरी। अब हम सभी को उन राक्षसों की चंगुल से छुड़ा पाएंगे गिरी। तुम्हें कितना कुछ बताना है। मैंने वहां क्या क्या देखा, मेरे साथ वहां कितना कुछ हुआ। मुझे पूरा विश्वास था आदित्य, तुम ये कर लोगे। तुम एक बहादुर योद्धा हो। राक्षसों का खात्मा करके रहोगे, मैं ये भी जानता हूँ। सभी को तुमसे बहुत उम्मीदें हैं आदित्य। इस तरह इस जंग में तुम्हें आगे भी जीत हासिल करनी है। हाँ गुरुजी, बस आप मेरा साथ देना। आज आपकी सिखाई तकनीक और अभ्यास की बदौलत ही मैं ये प्रतियोगिता जीत पाया। ये तुम्हारी लगन और मेहनत का नतीजा है आदित्य। तुमने प्रतियोगिता जीतकर खुद को साबित कर दिया है। इसलिए अब समय है कि मैं तुम्हें ये बता दूं कि तुम्हारा असली दुश्मन कौन है। मेरा दुश्मन? जिसने मेरा परिवार, मेरी नीरजा का ये हाल किया? आप उसके बारे में जानते हैं? मुझे माफ कर देना आदित्य। महारथी बनना आसान नहीं था और मैं नहीं चाहता था कि तुम अपने दुश्मन को जानकर इतना घबरा जाओ कि तुम्हारी हिम्मत टूट जाए। अब तो मैंने साबित कर दिया ना। मुझे बस उस नीच राक्षस का नाम बता दीजिए गुरुजी। रक्त जिह्वा। तुम्हारे घर पर उस रात जो दुर्गंध तुम्हें आई थी वो उसी की थी। वही है जिसकी वजह से तुम्हारे गांव में उस रात मृत्यु का तांडव हुआ था। सिर्फ वही है जो किसी इंसान को राक्षस बना सकता है। नीरजा को देखते हुए मैं अब समझ गया हूं कि यह काम रक्त जिह्वा के अलावा कोई नहीं कर सकता। तुम्हारा छोटा भाई जो मिल नहीं रहा है, शायद उसका पता सिर्फ रक्त जिह्वा के पास ही है।
गिरी ने नीरजा का नाम लिया तो आदित्य के मन में नीरजा का ख्याल आया। वो नीरजा के कमरे की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी उसकी नजर सामने से मुस्कुराती हुई अपनी बहन पर पड़ी। आदित्य को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। नीरजा, ये तुम हो? तुम ठीक हो गई? मेरी बहन। हाँ, मैं ठीक हो चुकी हूँ। गिरी, देखो, नीरजा को होश आ चुका है और वो मुझसे बातें कर रही है। हाँ आदित्य, ये सच है। जैसे ही तुमने राक्षस को हराया, नीरजा को होश आ गया। नीरजा को होश में आता देख मैं पहले ही जान चुका था, तुमने राक्षस को हरा दिया है। नीरजा को होश में देखकर आदित्य की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसके चेहरे पर मुस्कान और आंखों में आंसू थे। नीरजा की भी आंखें नम थीं। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और फूट फूट कर रोए। पास खड़े गिरी की आंखों में भी आज इस परिवार को देखकर खुशी के आंसू आ गए और उसने दोनों को एक साथ गले लगा लिया। अब दोनों ऐसे ही रोते रहोगे या एक दूसरे का हाल भी पूछोगे? आदित्य, मुझे तुमसे काफी बातें करनी है। तुमसे तुम्हारी जंग के बारे में काफी कुछ जानना है। सफर से थक कर आए हो, कुछ देर आराम करो, फिर बात करेंगे। आदित्य सभी से मिलकर अपने कमरे में आराम करने चला गया। कुछ देर आराम करने के बाद वो काफी अच्छा महसूस करने लगा। तभी उसके कमरे में गिरी ने दस्तक दी। तो कैसा रहा आपका सफर महारथी जी? महारथी जी? हाँ महारथी, अब तुम भी एक महारथी कहलाओगे। अब तुम भी उन 5 योद्धाओं में से एक हो जो आखिरी युद्ध के लिए चुने गए हैं। यह कोई आसान काम नहीं था। इस सफर में बहुत सी मुश्किलें थीं। तुम सभी को पार करके यहां आए हो, तो आज से तुम भी एक रथी हो आदित्य। जानते हो गिरी, वहां मैंने अकेले इस राक्षस को मारा। उसने मुझे बहुत बुरी तरह घायल कर दिया था। कई बार ऐसा लगा कि मेरे अभ्यास और तकनीकें काम नहीं कर रही थी। तुम्हें अब भी अपनी तकनीक और अभ्यास में बहुत से सुधार करने हैं आदित्य। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है कि तुम दुश्मन पर बिना सोचे वार करते हो। दुश्मन पर हमेशा उसकी आंखों में देख कर वार करो। उसकी चालाकियों को समझो, वो कैसे वार करने वाला है। उसकी हरकतों को भांप कर उसका सामना करो। बिना सोचे समझे वार करने से तुम्हारी ताकत बेकार चली जाती है और दुश्मन और भी ज्यादा ताकतवर हो जाता है। दुश्मन पर वार करते हुए तलवार से खंडा तकनीक अपनाते हुए उसके सीने पर वार करो। इससे दुश्मन तुम्हारे वार से पस्त हो जाएगा। गिरी, आगे से मैं इस बात का पूरा ख्याल रखूंगा। मुझे आगे की जंग के लिए तुमसे और भी बहुत कुछ सीखना है। तुम्हारे बिना मैं इस जंग में अधूरा हूं। चिंता मत करो, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। याद रखना, अगर शरीर से खून ज्यादा बहने लगे तो हमेशा अपने साथ ब्रह्म शाक के पत्ते रखना। ये जादुई जड़ी बूटी है। ये जड़ी बूटी तुम्हारे घाव को पल में भर सकती है। गिरी से काफी देर तक ज्ञान और अभ्यास सीखने के बाद आदित्य बैठा ही था कि इतने में एक अतरंगी सा दिखने वाला आदमी दरवाजे के सामने आकर खड़ा हो गया। उसने लंबी सी बांस की टोपी पहनी थी। उसकी पोशाक भी सबसे अलग थी। ढीले से अतरंगी कपड़े और टोपी वाला वो आदमी आदित्य को उसके नाम से पुकारने लगा। आदित्य उसे देखकर काफी हैरान हुआ। उसकी टोपी इतनी बड़ी थी कि आदित्य उसका चेहरा तक नहीं देख पा रहा था। जी, मैं ही आदित्य हूँ। आप कौन हैं और मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं? तुम ही आदित्य हो? जी हाँ, मैं ही आदित्य। पर आप मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं? वो अतरंगी आदमी इतना सुनते ही आदित्य के आगे घुटनों के बल बैठ गया। उसने अपने बक्से में से एक मयान निकाली। उसमें थी एक तलवार। उसे इस तरह तलवार निकालता देख आदित्य घबरा गया। आखिर कौन है वो अतरंगी आदमी? क्या वो आदित्य पर हमला कर देगा? आखिर क्या है उस अतरंगी आदमी का मकसद? जानने के लिए सुनते रहिए विनाशक मॉन्स्टर हंटर, सिर्फ कुकू एफएम पर। नहीं नहीं आदित्य, तलवार को एक ही रंग चुनेगी। वो सब छोड़ो और तलवार को म्यान से बाहर निकालो। ये काला रंग
मैंने आज से पहले किसी महारथी के पास काली तलवार नहीं देखी देवज्ञ। इसका मतलब क्या है? पीछे हटो, अपनी तलवार जमीन पर ही छोड़ दो, खड़े हो जाओ। तलवार मेरी नहीं है आदित्य, और मुझे फिलहाल खड़ा नहीं होना, क्योंकि काली ढंग पहाड़ चढ़ते चढ़ते मेरे पैर दर्द के मारे टूट रहे हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनो। पहले तुम अपना चेहरा दिखाओ, तुम हो कौन और यहाँ? मेरा नाम देवज्ञ है आदित्य। चेहरा मैं अपना दिखा नहीं सकता, और ये तलवार मेरी नहीं तुम्हारी है। मेरी तलवार? कहां से आई? महारथियों के लिए तलवार बनाने का काम मैं और मेरे पिता करते हैं। मेरे पिता का नाम मनु है। ये तलवार तुम्हारे द्वारा चुने गए विशेष किस्म के ब्रह्म लौह से बनी है। ओह, तो आप यहाँ जमीन पर क्यों बैठे हैं? आइए, घर में चलिए। मैं किसी के घर में नहीं जाता आदित्य, तुम बस अपनी तलवार को संभालो। मुझे मेरे लिए जो जरूरी है वो दो और मैं चला जाऊंगा। आदित्य देवज्ञ की बातों में उलझा हुआ था। जिसने उसे उसकी तलवार दी थी उसके पास जाकर बैठा हुआ था। उसकी गहरी आंखें और गंभीर आवाज माहौल को और रहस्यमयी बना रही थी। आदित्य को देवज्ञ पर भरोसा नहीं था, लेकिन उसकी बातें उसे विचलित कर रही थी। आपको जो भी चाहिए मैं दे दूंगा, लेकिन आप पहले जमीन से उठिए और घर में चलिए। मैं किसी के घर में नहीं। आ गए देवज्ञ? चिंता मत करो मित्र, ये मेरा घर है, एक महारथी का ही घर है। तुम अंदर आ सकते हो। आदित्य, ये मनु के बेटे हैं और भगवान विश्वकर्मा के समुदाय से संबंध रखते हैं। ओह, फिर तो आप भी भगवान हुए ना। आइए, घर में चलते हैं। गिरी, तुम्हारे हाथ का शरबत पिलाओगे? बिल्कुल दोस्त, आओ घर में चलो, बैठो तो सही। आदित्य, गिरी और देवज्ञ घर में गए। गिरी ने देवज्ञ के आने से पहले ही नीरजा को दूसरे कमरे में बंद कर दिया था। देवज्ञ कई सौ सालों से महारथियों के लिए तलवार बनाता रहा है। गिरी ने जो तलवार महारथियों के महामुकाबले के लिए दी थी वो देवज्ञ के पिता मनु ने बनाई थी। भगवान विश्वकर्मा के समुदाय के लोग जल्दी बूढ़े नहीं होते। तुम दोनों बात करो, मैं शरबत बनाकर लाता हूँ। नहीं गिरी, यहीं रुको, रंग परख हो जाने दो फिर जाना। गिरी, देवज्ञ जी, रंग परख ये क्या होता है? पहली बार ब्रह्म लौह से बनी तलवार जब अपने महारथी के हाथ में जाती है तो रंग बदलती है। जैसा तलवार का रंग होगा वैसी ही जिम्मेदारी महारथी को दी जाएगी। इसी वजह से ब्रह्म लौह से बनी तलवार को रंगीन अस्त्र के नाम से भी जाना जाता है। ओह, तो क्या मेरी तलवार भी रंगीन हो जाएगी? नहीं नहीं आदित्य, तलवार कोई एक ही रंग चुनेगी। वो सब छोड़ो और तलवार को म्यान से बाहर निकालो। जी देवज्ञ जी, लेकिन देवज्ञ जी, मेरी तलवार तो रंग नहीं बदल रही। ये बोलकर आदित्य ने वापस तलवार की तरफ देखा तो थोड़ी देर पहले चमचमा रही तलवार अचानक पूरी काली पड़ चुकी थी। ये देखकर आदित्य इस तरह घबराया कि उसने अचानक तलवार से अपने हाथ दूर कर लिए, लेकिन तलवार जमीन पर नहीं गिरी बल्कि आदित्य के सामने हवा में ही झूलने लगी। ये देखकर गिरी और देवज्ञ भी हैरान थे। देवज्ञ ने ऐसा सुर्ख काला रंग ब्रह्मलोह से बनी तलवार पर पहले कभी नहीं देखा था। गिरी को लगा कि काले रंग का मतलब कुछ अशुभ है और वो देवज्ञ की तरफ देखने लगा। आदित्य ने फिर से तलवार पकड़ी और उसे मयान में डालने लगा। तभी देवज्ञ अचानक आदित्य की तरफ आंसू भरी नजरों से देखने लगा और आदित्य के हाथों की तरफ बढ़ने लगा। हे भगवान, ये तुम्हारे हाथ ये कितने सूखे से हैं। ये काला रंग, मैंने आज से पहले किसी महारथी के पास काली तलवार नहीं देखी देवज्ञ। इसका मतलब क्या है, बताओ मित्र। श्याम वर्ण रंग, श्याम मनोहर, ये तो मैं भी नहीं जानता कि ऐसा क्यों है। तुमने सच में प्रतियोगिता जीती है ना? शायद तुम 10वें पायदान पर ही रहोगे। मुझे लगा तुम कम से कम हरी तलवार पाओगे, लेकिन काली। हो सकता है। आदित्य के लिए ये आवाज जानी पहचानी थी। वो देवज्ञ से रुकने को कहकर बाहर आने लगा। आदित्य ने आसमान में देखा तो उसका दोस्त गरुड़
अपने बड़े बड़े पंख फैलाए आसमान में उड़ रहा था। गिरी और देवज्ञ भी बाहर आ गए। आदित्य हाथ आगे करके खड़ा हुआ और गरुड़ आकर उसके हाथ पर बैठ गया। नमस्कार गिरी जी, नमस्कार देवज्ञ जी। नमस्कार गरुड़, कहो क्या संदेश है? रथी आदित्य को उत्तर पश्चिमी दिशा में मौजूद शिखर खंड गांव जाना होगा। रातों रात लड़कियां अगवा हो रही हैं। लोगों को नहीं पता कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। लड़कियां गायब हो रही है, कोई राक्षस? जाकर पता लगाओ रथी, और लोगों को इस परेशानी से छुटकारा दिलाओ। इतना कहकर गरुड़ उड़ गया। देवज्ञ भी आदित्य से विदा लेकर जा चुका था। दोनों के जाने के बाद आदित्य और गिरी घर में घुसे ही थे कि उन्हें किसी चीज के घिसने की आवाज सुनाई देने लगी। गिरी ने फौरन जाकर नीरजा का कमरा खोला तो देखा कि नीरजा बहुत जोर जोर से अपने दांत पीस रही थी। ये देखकर गिरी फौरन बाहर कुछ लेने गया। आदित्य ने नीरजा से बहुत बार उसका मुंह खोलने को कहा, पर वो बहुत जोर से दांत पीस रही थी। इतने में गिरी एक बांस का टुकड़ा लेकर आ गया। उसने और आदित्य ने मिलकर नीरजा का मुंह खोला और दांतों के बीच ये बांस का टुकड़ा डाल दिया। इसके बाद नीरजा शांत होने लगी। गिरी, नीरजा अचानक इतना गुस्सा क्यों हो गई? हम इसे कमरे में ऐसे अकेला छोड़कर बाहर गए थे तो इसे लगा हमने इसे अकेला छोड़ दिया, इसलिए गुस्से में दांत पीस रही थी। लेकिन अब इसके मुंह में बांस का टुकड़ा लगा दिया है। जितनी मर्जी कोशिश कर ले, पर नीरजा इस बांस के टुकड़े को तोड़ नहीं पाएगी। इससे गुस्सा आने पर यह अपना गुस्सा भी इस बांस के टुकड़े पर जाहिर कर पाएगी। ओह गिरी, ऐसे में नीरजा को अकेले छोड़कर मैं शिखरखंड तो नहीं जा सकता। नीरजा को साथ ही ले जाना होगा। लेकिन ये पहले से बड़ी हो गई है और इसे पीठ पर लेकर चलना उतना आसान नहीं है। नीरजा को अब मैं अकेले छोड़कर भी नहीं जा सकता, वरना ये फिर से गुस्सा करने लगेगी। आदित्य के लिए शिखर खंड में कौन सी नई चुनौती इंतजार कर रही है? क्या आदित्य को फिर से नीरजा को अकेला छोड़कर जाना पड़ेगा? इन सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए कुकू एफएम के साथ और सुनते रहिए विनाशक मॉन्स्टर हंटर। रुक जाओ केशव, अब ये गलियां तुम्हारे लिए महफूज नहीं है। मुझे अपने आसपास किसी राक्षस की गंध महसूस हो रही है और ये करीब ही है। ये छिपकर हमला करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं इसे ढूंढ निकालूंगा, चाहे ये कहीं भी हो। आज इसका अंत यही होगा। आदित्य, मैं जानता हूं तुम्हारे दिमाग में फिलहाल क्या चल रहा है, लेकिन आज मैं तुम्हें एक सलाह देता हूं। याद रखना, नीरजा तुम्हारी ताकत है, ना कि कमजोरी। तुम एक महारथी इसलिए बने थे ताकि तुम नीरजा को वापस इंसान बना सको। अगर तुम इस मिशन के लिए नीरजा को ही पीछे छोड़ दोगे तो तुम कमजोर पड़ जाओगे। लेकिन गिरी, मेरे लिए नीरजा को साथ लेकर चलना भी तो मुश्किल है। नीरजा को जिस टोकरी में लेकर मैं चलता हूँ, उसे अपनी पीठ पर लादकर लड़ाई करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। अरे इतनी सी बात, मुझे मालूम था तुम्हारे सामने ये मुसीबत आने वाली है, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एक खास चीज बनाई है जो मैं अब तुम्हें तोहफे के तौर पर दे रहा हूँ। इतना कहकर गिरी अलमारी में से एक बड़ा सा बक्सा निकालता है जो देखने में बेहद खूबसूरत लग रहा था। ये बक्सा मैंने सीदार वृक्ष की लकड़ी से बनाया है। इस लकड़ी की खासियत इसकी मजबूती है। बक्से को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए मैंने इसके ऊपर पत्थर घिसकर एक खास रंग बनाया है और इस पर चढ़ा दिया है। इससे इस लकड़ी पर दीमक भी नहीं लगते। वाह गिरी, ये तो वाकई में बेहद खूबसूरत है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन गिरी, ये बॉक्स इतना बड़ा है तो इसका वजन भी तो ज्यादा होगा ना? सीदार वृक्ष एक बहुत अद्भुत पेड़ है आदित्य। ये सिर्फ हिमालय की कुछ चोटियों पर उगता है और केवल कुछ बेहद खुशकिस्मत लोगों को ही नजर आता है। इसकी कई खासियतों में से एक ये है कि इसकी लकड़ी जितनी ज्यादा मजबूत होती है उतनी ही हल्की भी। गिरी से पेड़ की इतनी तारीफ सुनने के बाद आदित्य बक्से को उठाने की कोशिश करने लगा। उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि ये हल्का भी हो सकता है। उसने अपने हाथ बक्से की बेल्ट में डाले और अपनी पीठ पर उठा लिए।
उसके चेहरे पर हैरानी और खुशी साफ झलक रही थी। ये तो बांस की टोकरी से भी हल्का है। मुझे तो एहसास भी नहीं हो रहा कि मैं किसी चीज को अपनी पीठ पर रखा हुआ हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया गिरी, तुमने मेरी बहुत बड़ी मुसीबत दूर कर दी है। अब नीरजा हमेशा मेरे साथ रहेगी। नहीं, मैंने तुम्हारी कोई मदद नहीं की है। ये तो मेरा फर्ज था। मैंने अपना फर्ज पूरा किया। अब वक्त है तुम अपना फर्ज पूरा करो और शिखर खंड में लड़कियों को अगवा करने वाले दानव का नामो निशान मिटा दो। बिल्कुल गिरी, अब राक्षसों का नामो निशान मिटाना ही मेरा कर्म है। जब तक उन्हें इस दुनिया से खत्म नहीं कर दूंगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। आदित्य ने गिरी को अलविदा कहा। उसकी आंखें नम थी। गिरी ने आदित्य के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और उसके हाथ में कुछ सामान देते हुए बोला, इसमें कुछ खाना और फल हैं। ये 2 दिन चल जाएगा और ये कुछ पैसे हैं, तुम्हारे काम आएंगे। ये खाना तो ठीक है, लेकिन गिरी ये पैसे नहीं, मैं नहीं ले सकता। उल्टा मुझे तुम्हें गुरु दक्षिणा देनी चाहिए, जो कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए नहीं है। ये सुन गिरी कुछ मुस्कुराया और उसने आदित्य से कहा, शिष्य अपना लक्ष्य पूरा करे, दुनिया में विजयी हो, उसका नाम हो, यही गुरु के लिए काफी है। अभी ये तुम्हारे और नीरजा के लिए जरूरी है, रख लो। और रही बात तुम्हारे भाई की, जो उस रात समंदर में बह गया, मैं उसे ढूंढने की पूरी कोशिश करूंगा, चिंता मत करो। आदित्य ने सब कुछ अपने पास रख लिया और गिरी से अलविदा कहा। नीरजा को गिरी द्वारा दिए गए बक्से में आराम से बिठाया और शिखरखंड गांव की ओर अपने सफर पर निकल पड़ा। दिन ढलने लगा था और जब वो शिखरखंड गांव पहुंचा तो शाम का वक्त हो चुका था। उसने देखा कि गांव के लोग अपनी लड़कियों को घरों में बंद कर रहे हैं। तभी उसे एक लड़का बेसुध सा यहां वहां कुछ ढूंढता हुआ नजर आया। वो उस लड़के के पास गया। क्या बात है भाई, तुम यहाँ इस तरह परेशान क्यों घूम रहे हो? लगता है तुम यहाँ पर नए आए हो, वरना पूरा गांव जानता है कि कल वो राक्षस मेरी मंगेतर को अगवा कर ले गया है। अब मैं परेशान रहूं या पागल हो जाऊं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं समझता हूँ तुम इस वक्त बहुत दुखी हो, लेकिन मैं तुम्हारे और पूरे गांव वालों की मदद के लिए आया हूँ। क्या तुम मुझे उस जगह ले जा सकते हो जहाँ से तुम्हारी मंगेतर अगवा हुई थी? तुम मेरी मदद कैसे कर सकते हो? तुम्हारी उम्र तो मुझसे भी कम है। बेहतर ये होगा कि तुम घर में जाकर छुप जाओ, कहीं राक्षस आज तुम्हें ही ना उठा ले जाए। मैं जानता हूँ तुम इस वक्त गुस्से में हो, लेकिन तुम्हें मेरा यकीन करना होगा। मैं उस राक्षस को खत्म कर सकता हूँ। तुम्हें मुझे बस उस जगह ले चलना है जहाँ से तुम्हारी मंगेतर गायब हुई थी। अगर मैं उस राक्षस को नहीं मार पाया तो तुम्हारा क्या नुकसान होगा, उल्टा मुझे अपनी जान गंवानी पड़ेगी। लगता है तुम जल्द मरना चाहते हो। वो लड़का आदित्य को उस गली में लेकर गया जहां पर पिछली रात उसकी मंगेतर को राक्षस ने अगवा कर लिया था। अब रात का वक्त हो गया था और सामने गली पूरी तरह सुनसान पड़ी थी। कल लगभग इसी वक्त मैं अपनी मंगेतर के साथ यहाँ से गुजर रहा था। तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मेरे पीछे कोई है। जब मैं पीछे मुड़ा तो मुझे कोई नजर नहीं आया। फिर जैसे ही मैं आगे देखा तो मुझे अपनी मंगेतर कहीं नजर नहीं आई। उसने अपने हाथ में जो लालटेन पकड़ी हुई थी वो मुझे जमीन पर पड़ी हुई मिली। अच्छा ठीक है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया भाई। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम केशव है। ठीक है केशव, अब तुम जा। आदित्य ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि उसे अचानक से राक्षस की गंध आने लगी। केशव ने लौटने के लिए अपने कदम बढ़ाए ही थे कि आदित्य चिल्ला पड़ा, रुक जाओ केशव, अब ये गलियां तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। मुझे अपने आसपास किसी राक्षस की महक आ रही है। आदित्य अपना सारा ध्यान राक्षस की महक को पहचानने में लगाने लगा। मुझे यहाँ पर राक्षस की महक और ज्यादा ताकतवर होती हुई महसूस हो रही है, लेकिन ये सिर्फ किसी एक राक्षस की गंध नहीं है, इसमें किसी इंसान की भी गंध है। मतलब अब मुझे 2 लोगों को बचाना है। जरूर ये राक्षस मेरे आसपास है। उधर केशव का डर की वजह से बुरा हाल हो रहा था, लेकिन वो ये देखकर हैरान था कि किस तरह से उससे कम उम्र का आदित्य अपनी तलवार लेकर राक्षस की गंध के सहारे उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा है। मुझे राक्षस की गंध सबसे तेज जमीन के नीचे से आ रही है। ये कहकर आदित्य ने अपनी तलवार हवा में ऊंची उठाकर जमीन में पूरी ताकत के साथ गाड़ दी। तलवार की जमीन के अंदर घुसते ही जोरदार चिल्लाने की आवाजें आने लगी।
राक्षस बड़ी फुर्ती से बाहर आया। उसके हाथों में एक लड़की थी। आदित्य ने उस राक्षस का ध्यान भटकाकर लड़की को उसके हाथों से छीन लिया और उसे केशव के हाथों में सौंप दिया। आदित्य ने जैसे ही अगला वार किया, उसे पीछे से कुछ आवाजें आने लगी। उसने देखा कि एक जैसे दिखने वाले 3 राक्षसों ने उसे घेर लिया है। कैसे बचेगा आदित्य इनसे? अपने साथ दूसरों को भी बचा पाएगा? जानने के लिए सुने अगला एपिसोड। हम 16 साल की लड़कियों को अपना शिकार बनाते हैं, जिससे हमें उनकी जीवन ऊर्जा मिलती है और हम ताकतवर होते हैं। लड़कियों का मांस काफी स्वादिष्ट और मुलायम होता है। मेरे तो अभी से मुंह में पानी आ रहा है। उस लड़की को हमारे हवाले कर दो। इसके स्वादिष्ट मांस की खुशबू काफी अच्छी है। ये लड़का उसे हमसे नहीं बचा पाएगा। आदित्य को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। उसने अपनी तलवार आगे की और अपने पैरों को बस एक जगह टिकाए खड़ा हो गया। वो जानता था कि राक्षस कभी एक साथ नहीं लड़ते। ये राक्षस हमेशा अकेले वार करते हैं ताकि उनकी ताकत का पूरा असर हो सके, लेकिन यहाँ सामने 3 एक जैसे दिखने वाले राक्षस खड़े हैं। क्या ये इनकी कोई नई चाल है? तुम्हें क्या लगता है तुम अपनी इस नाजुक सी तलवार के साथ हमें हरा दोगे? और तुम बेवकूफ इंसान, हमसे मुकाबला करने के लिए लाए भी किसे? एक छोटे से बच्चे को? मुझे तो लगता है इसे तलवार चलाना भी नहीं आता। इतना सुनते ही आदित्य ने अपने कदम तेजी से राक्षस की ओर बढ़ा दिए। जहां जहां राक्षस दिखाई दे रहे थे, वो उस तरफ अपनी तलवार पूरी ताकत से घुमा रहा था, मानो पागलों की तरह वार कर रहा। लेकिन उसके किसी प्रहार का कोई असर नहीं हो रहा था। जैसे ही वो एक राक्षस पर हमला करता, दूसरी तरफ से 2 और राक्षस उस पर टूट पड़ते। आदित्य की सांसें तेज चलने लगी और उसके मन में सवालों का तूफान उमड़ने लगा। आखिर ये हो क्या रहा है? ये कहीं भी अचानक कैसे आ जा रहे हैं? कहीं इनके पास कोई अनोखी शक्ति तो नहीं? इन्हें हराने का क्या रास्ता है? अपने मन में उठ रहे सवालों के सैलाब को शांत करने के लिए आदित्य ने पल भर के लिए अपनी आंखें बंद की और गिरी की बताई बातों को याद करने लगा। आदित्य, मेरी बात याद रखना। जिन राक्षसों का तुम सामना करने जा रहे हो, उनमें सभी के पास कोई न कोई अनोखी शक्ति होगी। जब तक तुम उनकी शक्ति को नहीं समझ पाओगे, तब तक तुम उनका मुकाबला नहीं कर पाओगे। मगर गिरी, मैं उनकी शक्तियों को कैसे पहचान पाऊंगा? ऐसा तो नहीं कि वो राक्षस खुद मुझे आकर अपनी शक्ति बताएंगे। वो राक्षस इतने बेवकूफ तो नहीं होंगे ना गिरी? मांस खाने के कारण राक्षसों के अंदर अहंकार और गुस्सा कूट कूट कर भरा होता है। तुम्हें बस उसी गुस्से का फायदा उठाना है। बाकी तुम खुद समझदार हो। गिरी की बातों को याद करके आदित्य समझ गया था कि उसे आगे क्या करना था। तभी केशव, जो वहां खड़े ये सब देख कांप रहा था, उसने चिल्लाते हुए कहा, आखिर ये राक्षस इतने ताकतवर कैसे? हम 16 साल की लड़कियों को अपना शिकार बनाते हैं, जिससे हमें उनकी जीवन ऊर्जा मिलती है और हम ताकतवर होते हैं। और 16 साल की लड़कियों का मांस काफी स्वादिष्ट और मुलायम होता है। मेरे तो अभी से मुंह में पानी आ रहा है। उस लड़की को हमारे हवाले कर दो। इसके स्वादिष्ट मांस की खुशबू काफी अच्छी है। ये लड़का उसे हमसे नहीं बचा पाएगा। हाँ, मैं तुम्हें नहीं हरा पाऊंगा। तुम बहुत ताकतवर हो, मगर मुझे ये तो बता दो कि तुम राक्षस अचानक कहां से आ रहे हो और गायब हो जा रहे हो। मैंने कई राक्षसों से लड़ाई लड़ी है, मगर उनमें से कोई इतना तेज नहीं था। आखिर किस तरह की शक्तियां हैं तुम्हारे पास? आखिर तुमने हार मान ही ली। चलो बता ही देता हूँ।
तुमने अब तक जिस राक्षस से लड़ाई लड़ी है उनमें से कोई हमारे जैसा नहीं था, क्योंकि असल में हम किसी भी दीवार के आर पार और जमीन के भीतर जा सकते हैं। हम दिन में जमीन के भीतर रहते हैं और रात को शिकार पर निकलते हैं, जिससे हमें रात में ढूंढना और हमसे लड़ना लगभग नामुमकिन है। अब मेरी भूख और मत बढ़ाओ, हम सिर्फ लड़कियों का मांस खाते हैं, नहीं तो अब तक तुम दोनों भी हमारा खाना बन चुके होते। उन तीनों राक्षसों की ताकत जानने के बाद आदित्य अपने दिमाग में उन्हें हराने की योजना बनाने लगा, मगर दूसरी तरफ अपनी मंगेतर सीमा को लेकर केशव की घबराहट बढ़ती ही जा रही थी। तुम राक्षसों ने कल रात गांव से जिस लड़की को अगवा किया था वो कहाँ है? मेरी सीमा कहाँ है? कौन सीमा? रुको, तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। इतना कहते ही वो तीसरा राक्षस जमीन के अंदर काफी गहराई में जाकर वापस अपने साथ एक बक्सा ले आया और उस बक्से को खोलते हुए कहा, ये देखो, इस बक्से में मैं अपने शिकार के शरीर से मिले कीमती चीजों को संभाल कर रखता हूँ। अगर इनमें से कोई चीज तुम्हारी मंगेतर की है तो इसका मतलब है कि वो मेरा शिकार बन चुकी है। मैं उसे खा चुका हूँ और अब वो इस दुनिया में नहीं है। डरी हुई नजरों से केशव ने बक्से की ओर देखा। उस बक्से में उसे कई लड़कियों के आभूषण, गजरे और कंगन दिखाई दिए। अपनी मंगेतर की कोई भी चीज केशव को उसमें दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन तभी उसकी आंखों ने कुछ ऐसा देखा जो वो देखना नहीं चाह रहा था। उसे देखकर उसके पैर कांप रहे थे और जमीन पर टिक नहीं रहे थे, मानो उसकी दुनिया उथल पुथल हो गई हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये सच नहीं है। नहीं। एक पल में सीमा के साथ बिताई यादें उसके जहन में आने लगी। वो दिन जब उनकी शादी तय हुई थी और उसने सीमा की उंगली में चमचमाती हुई अंगूठी पहनाई थी। उसी अंगूठी को उस बक्से में देख केशव अंदर से पूरी तरह टूट गया था। अपने घुटनों के बल जमीन पर बैठा केशव बस चीख चीख कर रोए जा रहा था। दूसरी तरफ आदित्य ने अपनी चुप्पी तोड़ी और केशव को हौसला देते हुए कहा, मुझे माफ कर दो केशव, अगर मैं पहले ही यहाँ आ गया होता तो शायद मैं सीमा को बचा पाता। तुम लोगों का रोना धोना हो गया हो तो हमें वो लड़की सौंप दो, नहीं तो तुम दोनों की लाशों के ऊपर से हम उस लड़की को लेकर जाएंगे। मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा। हाँ, मैं तुम तीनों से नहीं जीत सकता, इसलिए अच्छा यही है कि मैं इस लड़की को तुम्हारे हवाले कर दूं। आओ, ले जाओ इसे और हम दोनों को जाने दो। इतना कहते ही पहला राक्षस आदित्य की तरफ बढ़ा, मगर वो इस बात से अनजान था कि आदित्य इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं था। उस राक्षस ने जैसे ही लड़की की तरफ हाथ बढ़ाया, तभी पलक झपकते ही आदित्य ने अपनी तलवार से उस राक्षस का सर धड़ से अलग कर दिया। ये सब देखकर दूसरा राक्षस तेजी से जमीन के अंदर से होते हुए आदित्य की ओर बढ़ने लगा। उसकी चाल इतनी फुर्तीली थी कि आदित्य को उसके होने का एहसास भी नहीं हुआ। इससे पहले कि आदित्य राक्षस की गंध या उसकी हरकत को भांप पाता, वो राक्षस आदित्य की पीठ के ठीक पीछे पहुंच चुका था। अपने नुकीले और तेज पंजों को उसने आदित्य की ओर बढ़ाया, मानो एक ही वार में उसे खत्म कर देगा। आखिर क्या हुआ आदित्य के साथ? क्या आदित्य बच पाया या आदित्य के महारथी बनने का सफर यहीं खत्म हो गया? जानने के लिए सुनते रहिए विनाशक मॉन्स्टर हंटर, सिर्फ कुकू एफएम पर। नीरजा, बचाओ, वो तुम्हारे पीछे है। ये क्या हो रहा है? ये हाथ मुझे जमीन के अंदर खींच रहा है। इसने हमारी इस दुनिया में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब ये यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा पाएगा। इसे तो मैं जिंदा चबा जाऊंगा। अपने एक साथी को इस तरह मरा देख दूसरा राक्षस जमीन के नीचे से निकला और आदित्य के पीछे जा खड़ा हुआ। जैसे ही राक्षस ने आदित्य पर पीछे से हमला किया, उसकी पीठ पर रखे बक्से में से नीरजा निकल आई। नीरजा ने अपने तेज नाखूनों से उस राक्षस पर जोरदार हमला किया।
हमले से बचते हुए वो राक्षस जमीन के नीचे पाताल की दुनिया में घुस गया। नीरजा उस राक्षस के पीछे पाताल की दुनिया में जाने ही वाली थी कि पीछे से आदित्य ने उसे आवाज मारी। नीरजा, रुक जाओ, उसके पीछे मत जाओ, वो पाताल की दुनिया है, तुम वहां जिंदा नहीं रह पाओगी, वो तुम्हें मार देंगे, इसका अंत तो मैं करूंगा। नीरजा ने आदित्य की बात मान ली। आदित्य उन दोनों राक्षसों से युद्ध करने लगा। उनके बीच लंबी जंग चली। आदित्य उन राक्षसों पर वार करता रहा, मगर वो फिर से एक हो जाते थे। दोनों राक्षसों में बहुत ज्यादा शक्ति थी। तभी उनमें से एक राक्षस नीरजा पर चिल्लाने लगा। तुम एक राक्षसी होकर इंसानों की रक्षा कैसे कर सकती हो? तुम एक राक्षसी हो, इन इंसानों का साथ देना बंद करो। नीरजा ने उस राक्षस को गुस्से से देखा और चिंघाड़ने लगी। वो केशव और उस लड़की के सामने ढाल बनकर खड़ी हो गई। तुम ये क्या करे जा रही हो? तुम इन इंसानों को बचा नहीं सकती, वरना तुम भी हमारे हाथों मारी जाओगी। बचो अब मेरे वार से। इतना कहते ही राक्षस ने नीरजा पर वार कर दिया। उसके वार से नीरजा जमीन पर गिर पड़ी। नीरजा ने फिर भी हार नहीं मानी। वो फिर से उठी और उसने राक्षस पर वार किया। उसके एक वार में राक्षस ढेर हो गया। उसके 2 टुकड़े हो गए। नीरजा की ताकत देखकर आदित्य काफी खुश हुआ। आदित्य नीरजा को लड़ते हुए देखकर सोचने लगा, अब मुझे नीरजा की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वो काफी ताकतवर बन चुकी है। गिरी ने बताया था कि नीरजा काबिल है। गिरी नीरजा के दिमाग में ये बात डाल चुका है कि सभी इंसान उसके भाई बहन हैं और सारे राक्षस उसके दुश्मन। अब मुझे उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं, वो किसी भी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तभी नीरजा उन दोनों बच्चों को देखने लगी। उन्हें देखते ही उसे अपने भाइयों की याद आने लगी। उसकी आंखों में आंसू थे। उसे अपने परिवार की याद आई। नीरजा के कानों में एक बार फिर से गिरी की आवाज गूंजने लगी। नीरजा, तुम मुझे सुन सकती हो? नीरजा, ये सभी इंसान तुम्हारे अपने हैं। ये तुम्हारा परिवार है। तुम्हें इनकी रक्षा करनी है। इंसानों को नुकसान पहुंचाने वाले राक्षस तुम्हारे दुश्मन हैं। तुम्हें इनका खात्मा करना है। जब नीरजा कोमा में थी, गिरी अक्सर इस तरह उसके कानों में ये बातें कहता था। गिरी की आवाज को याद करते हुए नीरजा दूसरे राक्षस पर कूद पड़ी। आदित्य भी उस राक्षस से लड़ने लगा। वो उसके आगे कमजोर पड़ रहा था। उसकी सांसें फूलने लगी। तभी उसे याद आया कंचनजंगा पर्वत पर अभ्यास करते हुए उसने कैसे अपनी सांसों पर काबू करते हुए अपनी ताकत को बढ़ाया था। उस तकनीक के साथ आदित्य ने राक्षस पर जोरदार वार किया। उसके वार से राक्षस के कई टुकड़े हो गए। तभी आदित्य के पैरों के नीचे पानी की परछाई बनने लगी। कोई उसके पैरों को उस पानी की परछाई में खींचने लगा। ये क्या हो रहा है? ये हाथ मुझे जमीन में खींच रहे हैं। तुम डरो मत नीरजा, ये राक्षस मेरा कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं इन्हें भी खत्म कर दूंगा। नहीं नीरजा, तुम्हें इन बच्चों की रक्षा करनी है। तुम यहाँ रहकर इनकी रक्षा करो। मैं इन खूनी राक्षसों का खात्मा कर दूंगा। आदित्य के इतना कहते ही राक्षस ने उसे जमीन के नीचे खींच लिया। पाताल की वो दुनिया हरे रंग के पानी से बनी थी। आदित्य ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, उसे उसके चारों तरफ लोगों के कपड़े तैरते हुए दिखे। उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी सांसों पर काबू किया। उसने पहाड़ों में अपनी ट्रेनिंग के दौरान सांसों पर काबू पाने की भी ट्रेनिंग की थी। उसने आंखें खोली और चारों तरफ नजरें दौड़ाई। ये जरूर उन लोगों के कपड़े हैं जिन्हें इन राक्षसों ने मार डाला। तभी आदित्य के सिर के ऊपर 2 राक्षस तैरते हुए उसे देखने लगे। इसने हमारी इस दुनिया में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब यह यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा पाएगा। इसे तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतना कहते ही दोनों राक्षस तेजी से आदित्य की तरफ बढ़े। तभी आदित्य ने उन दोनों को अपनी ओर आता देखा। उसे अपनी ट्रेनिंग याद आने लगी। कैसे उसने बिना सांस लिए लंबे वक्त तक ट्रेनिंग की थी। वो खुद को मानसिक तौर पर राक्षसों से लड़ने के लिए तैयार करने लगा। मैं तुम दोनों को मार दूंगा। तुमने बेकसूर इंसानों की जान ली है और तुम्हारी सजा है मौत। अच्छा, तो तुम हमें मौत दोगे? तुम जैसे मामूली इंसानों को हम अपने इन्हीं दांतों से चबा लेते हैं। अब तुम्हारा आखिरी वक्त आ चुका है बच्चे। राक्षसों ने आदित्य पर हमला कर दिया।
उनके हमले से वो चक्कर खाता हुआ पानी में बहता चला जाता है। तभी वो खुद को संभालकर और अपनी सीखी हुई तकनीक को याद करने लगा। आदित्य जल चक्र तकनीक की मदद से पानी में बवंडर बनाने लगा। उस बवंडर के साथ आदित्य आगे बढ़ा और उन दोनों राक्षसों के टुकड़े कर दिए। उन राक्षसों का शरीर कई टुकड़ों में बंट गया। नीरजा पानी की उस परछाई से झांककर सब कुछ देखती रही। नीरजा की आवाज सुनकर आदित्य ने ऊपर देखा और जमीन की तरफ बढ़ने लगा। नीरजा ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, जिसे आदित्य ने थाम लिया और आदित्य उस दल से बाहर आया। नीरजा आदित्य को ठीक से देखने लगी कि कहीं उसे ज्यादा चोटें तो नहीं आई। आदित्य ने मुस्कुराकर उसे बताया कि वो ठीक है। तभी आदित्य को नीरजा के पीछे एक और राक्षस की परछाई नजर आई। नीरजा, बचो, वो तुम्हारे पीछे है। नीरजा कुछ समझ पाती इससे पहले राक्षस ने उस पर वार कर दिया। नीरजा ने भी राक्षस पर जोरदार वार किया। तुम्हारे अंदर शक्तियां तो बहुत हैं, पर तुम्हें उनका इस्तेमाल करना नहीं आता। अभी तुम राक्षसों की दुनिया में बहुत कच्ची हो, धोखेबाज। इंसानों का साथ देती हो, धोखेबाज। राक्षस ने इतना कहते ही नीरजा पर वार कर दिया। राक्षस के वार से नीरजा के सर से खून बहने लगा। तभी आदित्य उस राक्षस पर कूद पड़ा। अपनी तलवार से आदित्य ने उस राक्षस को एक ही वार में चित्त कर दिया। आदित्य ने राक्षस के दोनों हाथ काटकर अलग कर दिए। मेरी बहन से दूर रहो। क्या आदित्य अपनी बहन नीरजा के साथ सभी राक्षसों का खात्मा कर पाएगा? क्या अब भी किसी और बड़ी मुसीबत का आना बाकी है? जानने के लिए सुनते रहिए विनाशक मॉन्स्टर हंटर, सिर्फ कुकू एफएम पर। तो तुम नहीं बताओगे? लगता है तुम वाकई एक दर्दनाक मौत मरना चाहते हो। नहीं, मैं इस बारे में एक अल्फाज भी नहीं निकाल सकता। नहीं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आदित्य के जोरदार हमले से राक्षस की दोनों बाजुएं कट चुकी थी और वो बेहद कमजोर पड़ चुका था। उसने अपनी बाजुओं को दोबारा से उगाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो ऐसा करने में कामयाब नहीं हुआ। उसका पूरा शरीर लहूलुहान था और दर्द की वजह से वो बुरी तरह चिल्ला रहा था। मेरी बहन पर हमला करके तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब तुम मेरे हाथों एक बहुत दर्दनाक मौत मरने वाले हो। आदित्य का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। वो उसे तुरंत जान से मार देना चाहता था, लेकिन राक्षस को मारने से पहले उससे रक्त जीवा के बारे में भी जानकारी लेना जरूरी था। मैं तुम्हारी इस बदसूरत शक्ल को अब एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हारे पूरे जिस्म से मुझे सिर्फ बुराई की बदबू आ रही है। पता नहीं तुमने कितने मासूम लोगों से उनकी जिंदगियां छीन ली है। मैंने जितनी भी लड़कियों को मारा है, एक तरह से ये मेरा उनके ऊपर एहसान था। ये लड़कियां आगे चलकर बूढ़ी और बदसूरत हो जाती हैं। उन्हें जिंदगी में न जाने कितनी और तकलीफें झेलनी पड़ती हैं। इसलिए मैंने उनकी जिंदगी जवानी में ही पूरी कर दी। चुप हो जाओ। बहुत जल्द मैं तुम्हारी बकवास बंद कर दूंगा। तुम्हें किसी भी मासूम की जिंदगी उससे छीनने का कोई हक नहीं था। मैं तुम जैसे नीच इंसान से बहुत ज्यादा देर तक बात नहीं कर सकता। इसलिए जल्द से जल्द मुझे बस इतना बता दो कि तुम रक्त जीवा के बारे में क्या जानते हो। रक्त जीवा का नाम सुनते ही राक्षस के जिस्म से पसीने छूटने लगे और उसका पूरा जिस्म कांपने लगा। जो राक्षस अपनी बाजू कटने के बेतहाशा दर्द और अपनी मौत को सामने देखकर भी कांप नहीं रहा था, वो रक्त जीवा का नाम सुनते ही पूरी तरह हिल गया। नहीं, मैं इस बारे में एक अल्फाज भी नहीं कह सकता। नहीं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। राक्षस को रक्त जिह्वा के साथ अपनी मुलाकात याद आ रही थी। रक्त जिह्वा ने उसे उसका गला पकड़ते हुए सख्त हिदायत दी थी कि अगर उसने कभी भी किसी को भी रक्त जिह्वा के बारे में बताया या कभी उसका नाम भी लिया तो उसे तुरंत पता चल जाएगा। और राक्षस जानता था कि अगर उसने रक्त जिह्वा को गुस्सा दिला दिया तो वो उसे मौत से भी ज्यादा दर्द देगा। उधर आदित्य देख रहा था कि राक्षस किस तरह रक्त जिह्वा का नाम सुनते ही बुरी तरह डर चुका था। तो तुम नहीं बताओगे? लगता है तुम वाकई एक दर्दनाक मौत मरना चाहते हो।
तुम्हारी कोई भी तकलीफ उस दर्द की बराबरी नहीं कर सकती जो मुझे उनके नाम लेने से होगी। मेरी जिंदगी मौत से भी बदतर हो जाएगी अगर मैंने उनका नाम भी लिया। तुम समझते क्या हो खुद को? उनकी ताकत के सामने तुम बस मिट्टी का एक कंकड़ हो जिसे एक झटके में कुचल दिया जाएगा। मुझे नहीं लगता कि इस राक्षस को मेरे हाथों मरने का कोई डर है। ये छल और धोखे से भरा हुआ है। इससे सच्चाई उगलवाना इतना आसान नहीं होगा। लगता है मुझे भी इसकी चालों का जवाब उसी की तरह चालाकी से देना होगा। सुनो, अगर तुम मुझे रक्त जिह्वा के बारे में जानकारी दे दोगे तो मैं तुम्हारी जान नहीं लूंगा और यहाँ से जाने दूंगा। क्या तुम पागल हो? तुम्हें सुनाई नहीं देता मैं क्या कह रहा हूँ? राक्षस का डर अचानक से गुस्से में बदल गया। अपने जिस्म के कटे हुए हिस्सों को दोबारा उगाने की उसकी ताकत कम हो गई थी, लेकिन अभी भी खत्म नहीं हुई थी। काफी कोशिशों के बाद अचानक से उसके दोनों हाथ वापस आए और उनके आते ही उसने आदित्य पर हमला करने के लिए पूरी ताकत के साथ छलांग लगाई। उसके निशाने पर आदित्य की गर्दन थी, लेकिन आदित्य भी सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार था। जैसे ही राक्षस ने छलांग लगाई, आदित्य ने अपनी तलवार का निशाना सीधे उसकी गर्दन पर लगाया और एक ही झटके में उसकी गर्दन काटकर जिस्म से अलग कर दी। ये लातों के भूत शायद बातों से कभी नहीं मानेंगे। आदित्य की तलवार के हमले से राक्षस की गर्दन उसके जिस्म से अलग होकर दूर जा गिरी। कुछ ही पलों में राक्षस का पूरा शरीर हवा में गायब हो गया। आदित्य ने गहरी सांस ली और नीरजा की तरफ देखा जो गहरी नींद में सो रही थी। अरे वाह, नीरजा के घाव तो तेजी से भर रहे हैं। मुझे लगता है वो अपने घाव को ठीक करने के लिए नींद की मदद ले रही है। आदित्य नीरजा के पास चला गया। मुझे माफ करना नीरजा, मैं आज रक्त जिह्वा के बारे में कुछ भी पता नहीं लगा पाया, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं बहुत जल्द उसका पता लगाऊंगा और तुम्हें वापस ठीक करने का तरीका भी ढूंढ निकालूंगा। वहीं कुछ दूरी पर केशव उस लड़की के साथ छुपा ये सब देख रहा था। जिस लड़की को आदित्य ने राक्षस से बचाया था, वो लड़की खुद अभी भी बेहोश ही थी। इस खूंखार लड़ाई को दूर से देखते हुए भी केशव का जिस्म कांप रहा था और पसीने छूट रहे थे। आदित्य नीरजा के बाद उसके पास चला गया। क्या तुम ठीक हो केशव? तुम्हें क्या लगता है मुझे ठीक होना चाहिए? मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। मेरी मंगेतर को ये राक्षस खा चुका है। अब वो कभी वापस नहीं आएगी। मेरी आखिरी उम्मीद भी आज टूट गई। लेकिन तुम्हारा इस सब से कोई लेना देना नहीं है। तुम कैसे मेरे दर्द को महसूस कर सकते हो? आदित्य पहले तो केशव की बात सुनकर चुप हो गया और फिर उसने उसे गले से लगा लिया। वो इस वक्त अपने घर वालों के बारे में सोच रहा था। फिर उसने केशव से कहा, मुझे मालूम है कि तुम इस वक्त बहुत तकलीफ में हो। शायद मैं पूरी तरह इस बात का अंदाजा ना लगा पाऊं कि तुम्हारा दर्द कितना है, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि हम जिंदगी में चाहे कितना ही कुछ क्यों ना खो दें, हमें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना सीखना ही होता है। तुम्हारे पास भी खुद को मजबूत रखना और जिंदगी को जीने के अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। इतना कहने के बाद आदित्य ने केशव की मंगेतर की अंगूठी निकाली और उसे दे दी। उसने ये अंगूठी तभी निकाल ली थी जब वो राक्षस से लड़ने के लिए जमीन के अंदर गया था। मुझे माफ कर दो, मैं सही वक्त पर यहाँ आकर तुम्हारी मंगेतर की जान नहीं बचा पाया। अब मैं चलता हूँ। अपनी मंगेतर की अंगूठी देखकर केशव और भी दर्द से तड़पने लगा। मुझे माफ कर दो। मैंने गुस्से में आकर तुम्हें न जाने कितनी बुरी बुरी बातें कह दी, लेकिन मैं होश में नहीं था। मुझे माफ कर दो। आदित्य ने मुड़कर उसकी तरफ देखा और मुस्कुराकर आगे चल दिया। ये कोई आम लड़का नहीं हो सकता। इसका तजुर्बा इसकी उम्र से कहीं ज्यादा था। इसके हाथों की उंगलियां पत्थर जैसी मजबूत थी, तो वहीं इसकी बातें दिल को पिघला देने वाली थी। इसकी बातें सुनकर मेरे दिल को ठंडक मिली। भगवान इसकी रक्षा करे और जो हासिल करने ये निकला है वो उसे मिल जाए। आदित्य ने नीरजा को अपने साथ लिया और आगे चल दिया। उसके मन में बार बार उस राक्षस का चेहरा आ रहा था। आदित्य को याद आ रहा था कि राक्षस कितना डर गया था जब उसने उसे रक्त जिह्वा के बारे में पूछा था। इस बेचैनी और गुस्से के साथ आदित्य चलता रहा। अगली चुनौती कर रही है आदित्य का इंतजार। सुनिए कैसे करेगा वो उसे पार, सिर्फ कुकू एफएम पर। ये
उसी की महक है, ये वही है। क्या तुम मुझे जानते हो बच्चे? लेकिन गंध तो इसमें से ही आ रही है, इंसानी गंध नहीं है ये। पूरी दुनिया इससे त्रस्त है, किसी को नहीं छोड़ा इसने। मेरा परिवार, उन्होंने क्या बिगाड़ा था किसी का? हंसते खेलते अपनी जिंदगी जी रहे थे वो, दर्द भरी जिंदगी में भी खुश थे, मुस्कुराहट थी चेहरे पर। एक पल में प्रलय ले आया वो। भाई, मेरा भाई ना जाने वो किस हाल में और कहां होगा। आदित्य भी अपने मन में ये सब सवाल कर ही रहा था कि अचानक उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। उसने ऊपर देखा तो उसे हवा के साथ गरुड़ की महक आने लगी। आदित्य ने फौरन नीरजा को पीठ से उतारा और फिर से आसमान की तरफ देखने लगा। आओ गरुड़, क्या कहते हो? कैसा लड़ा मैं? आदित्य, तुम्हें फौरन सूर्यपुर जाना होगा। फौरन रवाना हो जाओ, तभी तुम समय पर वहां पहुंच पाओगे। लेकिन गरुड़, बिल्कुल अभी तो राक्षसों से मेरी लड़ाई खत्म हुई है। ऊपर से सूर्यपुर पहुंचने में 2 दिन का समय लगेगा। थोड़ा सा आराम कर लेने दो गरुड़। आराम करने के लिए महारथी बने थे आदित्य। प्रलय खुद चलकर उस शहर तक आने वाला है और तुम कहते हो कि आराम करने दो। प्रलय? कैसी प्रलय गरुड़? आखिर ऐसा कौन सा राक्षस आने वाला है सूर्यनगर में? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये पता है कि प्रलय ही आने वाला है। तुम फौरन निकल जाओ आदित्य, तुम ही सूर्यनगर के सबसे पास हो। और हाँ, जितनी जल्दी हो सके वहां पहुंच जाना। तब हमें जल्दी करना होगा। नीरजा, तैयार रहना। हमें पश्चिम दिशा में जाना है, वहां सूर्यनगर है। सूर्यनगर में तो हीरे मिलते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल, सूर्यनगर हीरों के लिए दुनिया भर में मशहूर है। लेकिन अब तुम्हारा और देरी करना ठीक नहीं होगा। पश्चिम की ओर बढ़ो, वहां बहुत कुछ हो रहा है जिसे तुम्हें ठीक करना है। गरुड़, देखो, ये ब्रिटिश अफसर लोग, वो लोगों को परेशान कर रहे हैं। हमें कुछ करना चाहिए। ये सब आम है आदित्य, ये छोटी मोटी बहस चलती रहती है। अभी हमारा लक्ष्य कुछ और है। हमें सूर्यनगर पहुंचना है। याद है ना तुमने क्या कहा था? अब इंसानों को राक्षसों की भेंट नहीं चढ़ने दूंगा। इन अफसरों से खतरनाक वो राक्षस हैं। 2 दिन बाद सूर्यनगर के नजदीक पहुंचते ही आदित्य पूरी तरह से थक चुका था। नीरजा, हम पहुंच गए हैं। अब कुछ देर आराम करते हैं। भूख और थकान मुझे महसूस हो रही है। आखिरकार कुछ देर तो आराम मिलेगा। ये चमचमाती गलियां बहुत सुंदर है, लेकिन यहाँ के लोग तुम्हें कैसे घूर रहे हैं? नीरजा ये सुनकर आदित्य की तरफ मुस्कुरा रही थी। ये लोग हीरों के पीछे पागल हैं, लेकिन अब हमें आराम की जरूरत है। चलो कुछ खाने का इंतजाम करते हैं। अब गरुड़ वहां से उड़कर चला गया। दोनों भाई बहन सूर्यनगर की गलियों में चलते हुए एक जगह आराम करने के लिए रुकते हैं। शाम हो गई है, लेकिन 3 पहर के बाद भी ऐसा लगता है मानो यहाँ सुबह ही हुई हो। नीरजा, तुम्हें चमचमाती हुई चीजें बहुत लुभाती है ना? देखो यहाँ कितने सारे हीरे हैं। आदित्य अभी आसपास की दुकानें देख ही रहा था कि अचानक उसे शकरकंद भूनने की खुशबू आने लगी। आदित्य को हमेशा से शकरकंद का चाट बहुत पसंद था। आदित्य फौरन उस आदमी के पास जा पहुंचा जो जमीन पर बैठकर शकरकंद भून रहा था। काका, एक शकरकंद का चाट बना दीजिए, और सुनी, काला नमक और नींबू थोड़ा ज्यादा डालिएगा। अकेले ही खाओगे या बिटिया के लिए भी भून दूं एक शकरकंद? ये सिर्फ मछली खाती है काका, मांस बहुत पसंद है इसे। ये कहकर आदित्य नीरजा की तरफ मुड़ा तो वो नाराजगी से आदित्य को देख रही थी। आदित्य ने प्यार से नीरजा के सर पर हाथ रखा और शकरकंद भून रहे काका से बात करने लगा। काका, यहाँ पिछले दिनों कुछ अजीब हुआ है क्या? जैसे कोई गायब हुआ हो या किसी को कोई अजीब बीमारी हुई हो। गोरों के खबरी हो बेटा? अरे नहीं काका, मैं तो बस जानकारी के लिए पूछ रहा हूँ। बहुत सुना है ना सूर्यनगर के बारे में, इसलिए। बहुत कुछ खास तो नहीं, लेकिन वो सामने वाली दुकान पर जो औरत बैठी है ना, उसकी पालतू मुर्गी चुरा ले गया कोई। काका, कुछ और अजीब? आदित्य अभी बोल ही रहा था कि अचानक उसे एक जानी पहचानी सी महक आने लगी। आदित्य ने शकरकंदी नीरजा को दे दी और उस महक की दिशा में चलने लगा। अचानक आदित्य को याद आया, ये वही महक थी
जो उसे अपने घर पर उस रात आई थी जिस रात उसके परिवार को खत्म कर दिया गया था। ये उसी की महक है, ये वही है। आदित्य ने नीरजा को वहीं छोड़ा और उस दिशा में तेजी से दौड़ने लगा। अचानक वो एक आदमी से टकराया और वो महक इस आदमी से ही आ रही थी। यह महक किसी इंसान की नहीं थी, कई राक्षसों की थी। आदित्य ने पलट कर देखा तो एक लंबा आदमी उसके पीछे खड़ा था। उसकी आंखें काली थी, चेहरा ऐसा चमक रहा था मानो चेहरे के अंदर कोई लाइट हो। होंठ पूरे लाल थे, दिखने में वो इतना सुंदर था कि जैसे कोई फिल्मी सितारा हो। सर पर टोपी थी, कुछ बालों की लट माथे से होती हुई बाईं आंख पर आ गई थी। आदित्य ने फौरन इस आदमी का हाथ पकड़ा और इसकी तरफ देखते हुए कुछ सोचने लगा। नहीं, वो इतना सुंदर नहीं होगा। घिनौने गंदे दिखने वाले राक्षस, और ये तो कितना सुंदर और सभ्य है। ये राक्षस और कोई नहीं, रक्त जिह्वा ही था। क्या तुम मुझे जानते हो लिटिल वन? लेकिन महक तो इसमें से ही आ रही है, इंसानी महक नहीं है ये। क्या तुम मुझे जानते हो? Why are you holding my hand, kid? क्या हम जानते हैं एक दूसरे को? पापा अब हमें गोदी ले लीजिए। ये इंसानों के साथ है और इसकी बेटी है। क्या हुआ बच्चे, क्या तुम खो गए हो? That's what I'm asking. बस मेरा हाथ पकड़कर खड़ा है, लेकिन आंसर नहीं कर रहा। तो तुम रक्त जिवा हो ना तुम? मैं रक्त जिवा? वो कौन है बच्चे? मैंने ये नाम अपनी लाइफ में कभी नहीं सुना। You know, I'm Damian Blackwood. गिरी की बात अब समझ में आ रही है। उसने रक्त जिवा के बारे में बताया था। हजारों साल पहले एक इंसान जो बाद में राक्षस बन गया था, दुनिया का पहला राक्षस। उसकी रगों में इंसानी खून भी था और उसकी उम्र बढ़नी रुक गई थी। लेकिन वो दिखता कैसा था ये आज तक किसी को नहीं पता। सिर्फ रक्त जिह्वा को ही पता था कि नीरजा वापस इंसानी रूप में कैसे आ सकती थी। आदित्य को जब ये सब याद आया तो वो फौरन अपनी तलवार निकालने लगा। अचानक रक्त जिह्वा के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। अचानक आदित्य के कानों में एक अजीब सी आवाज गूंजने लगती है, जैसे कोई उसके मन के अंदर से बात कर रहा हो। मैं ही हूं रक्त जिह्वा। पहचानने में जरा देर कर दी। ये क्या हो रहा है? ये आवाज, ये तो रक्त जिवा है। उसके होंठ भी नहीं हिल रहे, फिर भी मैं उसकी बातें साफ साफ सुन पा रहा हूं। रक्त जिवा वही राक्षस जिसने मेरे परिवार को मारा था, और ये वही था जिसे पता था कि नीरजा को वापस इंसानी रूप में कैसे लाया जा सकता है। रक्त जिवा, यहीं रुक जा। रक्त जिवा, तुम क्या करने वाले हो? आदित्य रक्त जिह्वा की ओर देख रहा था। उसकी हर हरकत पर वो नजर रखना चाहता था। आदित्य के चेहरे पर गहरी चिंता की लकीरें उभरने लगी। तुम अभी भी नहीं समझे आदित्य, ये खेल सिर्फ मेरे लिए शुरू हुआ है। आदित्य कुछ बोल पाता उससे पहले ही पलक झपकने से भी तेज गति से रक्त जिह्वा बगल से गुजरते एक आदमी के गले की ओर हाथ बढ़ाने लगता है। रुको, नहीं! आदित्य की आंखों के सामने रक्त जिह्वा ने उस आदमी के गले पर हाथ रख दिया और उसकी उंगलियां चमकने लगी। उस आदमी की ओर मुड़ते ही आदित्य ने देखा कि वो अब राक्षस बन चुका था। वो राक्षस अब अपने पास खड़ी एक औरत की ओर बढ़ा। नहीं, ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ करना होगा, पर मैं हिल क्यों नहीं पा रहा? राक्षस ने अपने दांत उस औरत की गर्दन में घुसा दिए और खून पीने लगा। मैं बस देखता रह गया, मैं कुछ नहीं कर पा रहा। मैं क्या करूं? सूर्यनगर में अचानक भगदड़ मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे और आदित्य वहीं खड़ा बस देखता रह गया। मैं इसे रोकूंगा अब, और नहीं। क्या आदित्य रक्त जिह्वा को पकड़ पाएगा? इतनी भीड़ में आदित्य अचानक राक्षस बने इस आदमी का क्या करेगा? कहीं सच में सूर्यनगर में प्रलय तो नहीं आ गई? जानने के लिए बने रहिए कुकू एफएम के साथ और सुनते रहिए विनाशक मॉन्स्टर हंटर। ये क्या कर रहा है? अपनी ही पत्नी पर हमला? ये इंसान नहीं हो सकता। रुक जाओ, अगर एक और कदम बढ़ाया तो मैं तुम्हें वहीं रोक दूंगा, चाहे मुझे तुम्हें मारना ही क्यों ना पड़े।
इतनी हिंसा अपने ही अपनों के खिलाफ ऐसा एक राक्षस ही कर सकता है। अचानक से वो आदमी आसपास के सभी लोगों पर हमला करने लगा, मानो उसके अंदर एक अलग सा पागलपन आ गया। उस भीड़ का फायदा उठाकर रक्तजिह्वा आदित्य की नजरों से पल भर में ओझल हो चुका था। उस राक्षस बने आदमी की पत्नी हक्की बक्की रह गई। ये सब क्या हो रहा है उसे समझ में नहीं आ रहा था। मारो 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 इसे, ये पागल हो गया है। नहीं, रुक जाओ, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। ये क्या हो गया तुम्हें? अभी थोड़ी देर पहले तो तुम बिल्कुल ठीक थे, अब ये लोग तुम्हें मारने पर क्यों तुले हैं? लोग पत्थर उठाकर उसके पति पर फेंकने लगते हैं। पत्नी हिम्मत जुटाकर बीच में आ जाती है। रुकिए, प्लीज इसे मत मारिए, ये मेरा पति है, उसने कुछ नहीं किया। हट जाओ सामने से, ये अब इंसान नहीं रहा, ये राक्षस बन चुका है, इसे जीने का कोई हक नहीं। पत्नी अपने पति को पकड़कर उसके सामने खड़ी हो गई। नहीं, ये वही है जिसे मैं जानती हूँ, ये राक्षस नहीं हो सकता। तभी अचानक उसके पति की आंखों में एक अजीब सी लाल चमक आने लगी। ये क्या हो रहा है? उसकी पत्नी? उसे नहीं पता कि अब उसका पति वही इंसान नहीं रहा। आदित्य और भीड़ के सभी लोग हैरानी से देखते हैं। जब उस आदमी ने अचानक अपनी पत्नी की तरफ हाथ बढ़ाया, आदमी अचानक अपनी पत्नी की ओर झपटा। आदित्य और भीड़ के सभी लोग हैरान हो गए। तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम मेरे पति हो। लेकिन उसके पति के चेहरे पर अब कोई इंसानी भाव नहीं बचा था। सभी को अब समझ आ गया था कि वो पूरी तरह से राक्षस बन चुका था। बचाओ! वो आदमी खुद अपनी पत्नी को भी नहीं पहचान पा रहा था। उसने बिना कुछ सोचे समझे अपने नुकीले राक्षसी पंजों से अपनी पत्नी पर ही हमला कर दिया। बचाओ! बचाओ! उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो खून का प्यासा हो। ये सब देख आदित्य ने अचानक उन दोनों की तरफ कूदते हुए उस आदमी को अपने कंधों से धक्का देते हुए दूर किया। तुम ये क्या कर रहे हो? वो तुम्हारी पत्नी है, खुद को पहचानो। मेरी बहन भी एक राक्षस बन चुकी है, मगर उसने अपने अंदर की इंसानियत को मरने नहीं दिया और मुझे पहचाना, और अब हम साथ हैं। तुम्हें भी अपने परिवार को पहचानना होगा। आदित्य अपने दोनों हाथों से उस आदमी को दबाए उसे अपने परिवार को याद दिलाने की कोशिश कर रहा था, इस भरोसे के साथ कि शायद उसे सब याद आ जाएगा। मगर आदित्य की बातों का उस पर कहां कोई असर होने वाला था। तभी आदित्य को वो महक वापस आई। रक्तजिह्वा, ये महक, ये तो उसी की है। हो ना हो वो इस भीड़ में कहीं भीड़ का हिस्सा बनकर बैठा है। कहीं मेरा भाई भी उसी के पास तो नहीं है। आदित्य की आंखों के सामने वो पल तैरने लगते हैं जब उसने अपने पूरे परिवार को मरा हुआ पाया था। रक्तजिह्वा, मैंने तुझे पहचान लिया है। भीड़ में से झांकते हुए आदित्य को एक टोपी दिखाई दी। वही टोपी, यही है रक्तजिह्वा। आदित्य की नजरें रक्तजिह्वा के पिछली ओर टिक गई, पर उसे पूरा चेहरा नहीं दिख रहा था। मुझे उसके हर हिस्से को ध्यान से देखना होगा। अगर उसका एक नाखून भी कहीं और दिखा तो मैं उसे पहचान लूंगा। आदित्य रक्तजिह्वा का पीछा करने का इरादा बना रहा था, लेकिन उसे चिंता थी कि अगर उसने इस आदमी को छोड़ दिया तो वो ना जाने कितनों पर हमला कर सकता था। क्या करूं? अगर मैं इसका पीछा करता हूं तो यह आदमी ना जाने कितने मासूमों को खतरे में डाल देगा। आदित्य ने उस आदमी को कसकर पकड़ रखा था। कुछ देर सोचने के बाद उसने गहरी सांस ली और फैसला किया। मुझे एक सही फैसला लेना होगा। रक्तजिह्वा से बदला लेने का समय भी आएगा, लेकिन अभी मुझे यहाँ का ध्यान रखना होगा। रक्तजिह्वा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। चाहे तुम पाताल में भी क्यों ना छुप जाओ, मैं तुम्हारा वहां तक भी पीछा करूंगा। मैंने अपने परिवार की लाशों को देखकर कसम खाई है, जिस तरह तुमने मेरे परिवार को मारा था, मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगा। तुम मुझसे ज्यादा दिन नहीं बच सकते। बुज़दिल की तरह कहां भाग रहे हो? आदित्य की कही सभी बातें रक्तजिह्वा के कानों तक पहुंच तो रही थी, मगर वो आदित्य की बातों को नजरअंदाज करते हुए धीरे धीरे आदित्य से दूर जाता जा रहा था, मानो उस पर उसकी बातों का कोई असर नहीं हो रहा हो। दूसरी तरफ आदित्य उसे दूर जाता देख गुस्से से आग बबूला हो रहा था और उसके मन में कई सवालों के साथ बुरे विचार आ रहे थे। रक्तजिह्वा पर तो मेरी बातों का कोई असर ही नहीं हो रहा। किस मिट्टी का बना है ये? अगर वो यहाँ से चला गया तो मेरे लिए उसे ढूंढना काफी मुश्किल होगा। क्या मैं इस आदमी को खत्म करके उसका पीछा करूं? नहीं नहीं,
फिर मुझ में और रक्त जीवा में क्या फर्क रह जाएगा? इसमें इस आदमी की कोई गलती नहीं है। ये सब रक्त जीवा के कारण हो रहा है। तुम अपने परिवार के लिए खतरा हो। क्या होगा जब उन्हें पता चलेगा कि तुम एक राक्षस हो? रक्त जिह्वा आदित्य की पहुंच से दूर होता जा रहा था, लेकिन आदित्य रुकने को तैयार नहीं था। वो अपने अंदर के गुस्से को शब्दों में बदलकर रक्त जिह्वा पर अपने शब्दों से वार करता जा रहा था। तुम्हें मेरे परिवार का खून बहाने का कोई अफसोस नहीं है ना? लेकिन मैं तुझे तेरी हर गलती का हिसाब चुकाने पर मजबूर कर दूंगा। रक्त जिह्वा, जो अब तक आदित्य की बातों को नजरअंदाज कर रहा था, अचानक आदित्य की आखिरी बात सुनकर ठिठक गया। तुम क्या समझते हो तुम्हारी बातें मुझे कमजोर कर देंगी? लेकिन जैसे ही रक्त जिह्वा की नजर आदित्य के चेहरे से उसके गले के लॉकेट पर पड़ी, उसकी हंसी थम गई। ये लॉकेट, ये जाना पहचाना क्यों लग रहा है? वो शख्स जो मेरे सपनों में आकर मुझे चुनौती देता है, उसने भी तो ऐसा ही लॉकेट पहना होता है। ये इस लड़के के गले में होने का क्या मतलब हो सकता है? कहीं ये लड़का मेरे लिए खतरा तो नहीं? अपने जहन में आदित्य की झलक कैद किए रक्त जिह्वा वापस अपने रास्ते जाने लगा। कहीं भी चले जाओ रक्त जीवा, अब अगर मुझे तुम्हारी परछाई भी दिखाई दी तो मैं तुम्हें पहचान लूंगा। बदला तो मैं लेकर रहूंगा, ये एक महारथी का वादा है तुमसे। रक्त जिह्वा के वहां से जाते ही आदित्य को अलग सी महक आने लगी। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आदित्य आखिर ये सब कह क्या रहा है। उन्होंने उसे बच्चा समझकर पागल आदमी से दूर करना चाहा, लेकिन आदित्य ने उसे नहीं छोड़ा। ये महक, ये तो किसी राक्षस की महक जैसी लग रही है। ऐसी महक मुझे पहले किसी राक्षस से नहीं आई। ये रक्त जीवा की तो नहीं है। कहीं उसने किसी राक्षस को तो नहीं भेजा? मुझे तैयार रहना होगा। आदित्य अपनी आंखें चारों ओर घुमा रहा था, लेकिन तभी उसने जो नजारा देखा वो देखने लायक था। बारिश की पहली बूंद के साथ चारों तरफ खूबसूरत रंग उस जगह को रंगीन बना रहे थे, मानो 100 इंद्रधनुष एक साथ दिखाई दे रहे हों। ये नजारा देख आदित्य के साथ सभी लोग मदहोश हो गए। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने कोई चमत्कार देख लिया हो। अद्भुत! ऐसा नजारा हमने पहले कभी नहीं देखा। लग रहा है जैसे हम स्वर्ग में आ गए हो। ये नजारा, ये तो काफी शानदार है, मगर मुझे संभाल कर रहना होगा। ये उस राक्षस की कोई चाल हो सकती है। आदित्य ने चौकन्ने होकर अपनी तलवार की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि तभी उसे उन रंगों में से किसी एक की झलक दिखाई दी। आखिर कौन था वो राक्षस? क्या रक्त जिह्वा ने उसे आदित्य को खत्म करने के लिए भेजा था? महारथी बनने के सफर में आगे क्या होगा आदित्य के साथ, जानने के लिए बने रहिए कुकू एफएम के साथ और सुनते रहिए विनाशक मॉन्स्टर हंटर। मैं आप लोगों के लिए 3 दिन में वापस आऊंगा। हाय, ब्लैक रैबिट लॉज में आपका स्वागत है। तो आपके सारे काम यही करता है? हाँ, ये करता है। मार्टिन नाकोस। यहाँ वाईफाई है? माफ करना, यहाँ वाईफाई नहीं है।